रुकेंगे नहीं रुकेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे, नहीं थमेंगे नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है मंजिल पाके रहेंगे, मंजिल पाके रहेंगे, मंजिल पाके रहेंगे। नमस्कार, कुछ है डॉक्टर रेनू रैना सहगल। আমার নাম শিল্পী। मेरा नाम नीरू रावत। আমি শিলিগুড়ি থেকে বিলং করি। आई एम डॉक्टर गंगा। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल बटीक छू। But मैं पुंसह वरियो पेट्स एज अ गायनोकोलॉजिस्ट काम करां। আমি একজন স্টাফ নার্স। मेरा नाम निर्मला यादव है। हाय, मेरा नाम नीलम सिहाग है। আমি 10 ইয়ার্স থেকে এই সার্ভিসের সাথে যুক্ত। आई एम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा नाम महिमा शुक्ला है। मेरा नाम बबली त्यागी है। आई एम डॉक्टर लावण्या शर्मा। गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद भी नवजात शिशुओं की देखभाल करन छे। मैं एज ए ओपीडी नर्स काम कर रही हूँ। मेरा नाम दीपा गुप्ता है। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं 0 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण कराती हूँ। हम ओपीडी में पेशेंट एंड डॉक्टर्स दोनों की हेल्प करते हैं, मीन्स दोनों कंफर्टेबल रहे ताकि। I basically help mothers breastfeed after childbirth. I specialize in taking care of the oral cavities of children and their mothers. मैं गर्भवती महिलाओं को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाती हूँ। সোশ্যাল সার্ভিস করতে ভালো লাগে, তাই আমি এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। I also help them to maintain their fitness and strength in the prenatal period. मैं 4 ईयर से लैब टेक्नीशियन हूँ। I help them in maintaining their oral hygiene by letting them know how they can brush their teeth, how they can take care of their teeth. समाज के बच्चों की सेवा करना या महिलाओं की सेवा करना अच्छा लगता है। जिंदगी बचाव नुक आख सुकून, नव जिंदगी दुनिया मज अन्नु का जुनून, यह छु मैं याच प्रोफेशनल्स मज खिंचा। तो आपने देखा और सुना क्या कह रहे हैं भारत के स्वास्थ्य नायक, वो लोग जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत के समय हमारे काम आते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो लगभग हर दिन किसी न किसी की जान बचाते हैं। कल्पना कीजिए अगर वे यहाँ पर ना होते तो सही मानों में हमारी लाइफ लाइन है। हम उनकी सेवाओं के लिए उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, जिनकी वजह से सभी भारतीयों के लिए एक अच्छा स्वस्थ और भरा पूरा जीवन जीने की ये यात्रा एक मंजिल तक पहुंच रही है। नमस्कार, एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के इस 9वें सीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी भारतीयों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ये मुहिम पिछले 8 वर्षों से चल रही है। बीते 8 साल से हम आपके लिए ला रहे हैं विशेषज्ञों की राय, सूचना और विचार कि किस तरह एक राष्ट्र के रूप में हम एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमने शुरुआत की थी बनेगा स्वच्छ इंडिया से। स्वच्छ भारत के लक्ष्य के साथ हाइजीन पर हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। कोविड-19 से काफ़ी पहले हमने सही तरीके से हाथ धोने के तरीकों को लेकर देश भर में लोगों को जागरूक किया। शौचालय बनवाने के लिए 280 करोड़ रुपए हमने जुटाए। देखिए, शिक्षा के बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता, इसलिए सीजन 2 में हमने स्वच्छता की पाठशाला लगाई, हाइजीन का पाठ्यक्रम तैयार किया और पूरे देश के लोगों से हमने शपथ ली कि वो अपने आसपास की सफाई पर कुल 1.16 करोड़ घंटे वो लगाएं। और बेशक जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारी बुनियाद सही होनी चाहिए। तो तीसरे साल हमने स्वच्छ हवा, साफ हवा यानी स्वच्छ हवा पर ध्यान दिया। आने वाले समय में ये कई राज्य सरकारों की प्राथमिकता बनी। इन तमाम वर्षों में आप सबकी प्रेरणा का बल भी रहा हमारे साथ, हमारे दर्शकों और समाज की प्रेरणा का, जिससे हमें और ज़्यादा और बेहतर काम करने का जज्बा हमें हासिल हुआ। मेरे 10 गज मुहिम में जिस तरह हज़ारों भारतीय एक साथ आए, उन्होंने अपने आसपास की सफाई, कूड़े की छटाई
और टिकाऊ पर्यावरण के विकास में उन्होंने हिस्सा लिया, उससे हमें शक्ति मिली, हमारे मिशन को गति मिली। महात्मा गांधी के स्वप्न को ध्यान में रखते हुए हम 2019 में स्वच्छ से स्वस्थ की ओर बढ़े, क्योंकि एक स्वच्छ भारत ही बन सकता है सशक्त भारत। सीजन 7 में हमने स्वास्थ्य मंत्र दिया, एक स्वास्थ्य एक स्वस्थ राष्ट्र के 3 आधार, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण। बीते साल हमने देखा कि किस तरह एक स्वस्थ भारत ही बन सकता है आर्थिक तौर पर एक कामयाब और मजबूत भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत। और शपथ ली कि हम किसी को पीछे छूटने नहीं देंगे। इस साल हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारे साथ जुड़िए। इस बार हमारी मुहिम है लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का, लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का। हर भारतीय के लिए एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का हमने लक्ष्य लिया है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? अगर हम एक साथ आएं तो बिल्कुल हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। डेटॉल NDTV और मेरे साथ इस सीजन 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक स्वास्थ्य लहर कल 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 निर्मल निर्मल हो अपना कर। एक स्वास्थ्य लहर कल 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 निर्मल निर्मल हो अपना कर। कल 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 हो अपना कर, कल 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 हो अपना कर। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे। नहीं थमेंगे नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है, मंजिल पाके रहेंगे। लक्ष्य से आंख मिलाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे, कोई न पीछे रह पाए, हम वो संसार बनाएंगे। मिलकर पतवार चलाएंगे, हम एक दिशा में जाएंगे, मिले स्वास्थ्य अधिकार सभी को, हम कर्तव्य निभाएंगे। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे। नहीं थमेंगे नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है, मंजिल पाके रहेंगे, मंजिल पाके रहेंगे, मंजिल पाके रहेंगे। एक स्वास्थ्य लहर कल 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 निर्मल निर्मल हो अपना कल। एक स्वास्थ्य लहर कल 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 निर्मल निर्मल हो अपना कल, अपना कल। You go from here? No. Come. Age before beauty. Brilliant. That was fantastic. Hi. Thank you so much.
बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन जावेद जी और शांतनु दा और जीतू शंकर, जो कि यहाँ दिख नहीं रहे हैं लेकिन पार्ट ऑफ द एक्ट। बट जावेद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गाने के पीछे की सोच, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहली बात तो ये गाना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में शांतनु दा ने कंपोज किया है, और गाने के अंदर जब बच्चे साथ में आ गए तो एक बहुत ही डिविनिटी इस गाने के अंदर ऐड ऑन हो गया। और इस गाने में जो संदेश है, जो अभियान है, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस अभियान का एक हिस्सा बने हैं। और थैंक यू सो मच NDTV एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। And this young singer was the star attraction of the song. She's a brilliant. Too good. Brilliant. Thank you so much इस गाने के लिए। Thank you so much. Thank you very much. इससे पहले कि हम कार्यक्रम में और आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक पुरानी कहावत है, एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका स्वास्थ्य है। और हम सब ये जानते हैं कि पिछले 8 सालों से लगातार हम इसी मिशन को, स्वास्थ्य को सर्वोपरि मान के आगे बढ़ रहे हैं। सीजन 9 की शुरुआत हो चुकी है। मिशन वही है, एजेंडा वही है और संदेश भी बिल्कुल वही है। देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। Imagine a day comes when we can say that the average life expectancy of every Indian is a healthy 80 years. Currently, on average, an Indian lives to be 71 years old. But can we work to ensure that every Indian lives a healthy life to see 1000 moons or Sahasrapurna Chandrodayam? And we can do it if we all step into the future together. If we as citizens, individuals, society and governments work together, self-care, good hygiene, access to good healthcare, a clean environment and societal support can enable this. Lakshya Sampoorn Swasthya Ka, where we work on enhancing our physical and mental well-being. India is today the most populous country in the world and the country with the maximum number of young people. This means most of us have a majority of our lives ahead of us. If we live to be 80 years old, that is 4,000 weeks of life. Let's make every second count. The earlier we begin, the healthier we will be. Over the next 12 hours, we will be joined by experts, innovators, social healthcare workers, doctors and artists who will speak to us on how this can be achieved and what you and I can do to contribute. Welcome to Season 9 of NDTV-Dettol Banega Swachh India and watch us to find out how we can create a holistic, healthy India. कार्यक्रम और आगे ले जाने से पहले आइए आपको बता दें एक संदेश देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से। उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है इस कार्यक्रम के लिए। आई वुड लाइक टू रीड आउट। आई एम प्लीज्ड टू नो, ही सेज, that NDTV has launched another edition of its annual event, Banega Swachh India. I heartily compliment NDTV for this sublime annual initiative that has been striving to improve public awareness on crucial issues related to health. India, with the world's largest youth population, is poised to become the 3rd largest economy in the world in the coming decade. A healthy and skilled workforce is prerequisite for such transformative growth. Therefore, initiatives like Banega Swachh India are crucial in creating awareness and setting the policy discourse among all stakeholders in the field. The government, on its part, has taken several laudable initiatives towards universal Swasth Adhikar, or the right to health, for all citizens, including its flagship scheme, Ayushman Bharat, which has brought health assurance to millions of poor families, while advancing people's access to quality tertiary care. Simple grassroots level interventions such as Swachh Bharat Mission also go a long way in reducing our disease burden and increasing productivity. The agile and multi-pronged approach adopted by India to combat COVID-19 has been appreciated world over, with more than 278 crore doses already administered. The
country has successfully implemented the world's largest free COVID vaccination program in record time. Concerted government interventions over the last few years have made healthcare a national priority and led to a sustained improvement in various health indices such as child mortality rates, immunization coverage, institutional deliveries, among others. Going forward, we must also focus our attention on containing the increasing incidence of non-communicable diseases by creating greater awareness among people on these and other emerging lifestyle diseases. My best wishes to the management, staff and viewers of NDTV for this initiative. I wish the program all success. Let us persevere together, beg your pardon, for ideals of Swasth, Lakshya, Swasth, Adhikar. Okay, I would like to introduce all our guests right here. Thank you very much. Of course, needs no introduction. For 8 long seasons, a person who has endured ये यात्रा जो है आप ही के सानिध्य में चल रही है और हम पीछे पीछे आपके इस यात्रा में चल रहे हैं. Amitabh Bachchan ji. He's the campaign ambassador of Banega Swachh India. Big round of applause. Thank you. Thank you, Bachchan sir. Thank you. Dr. Pranoy Roy, also marching along in this movement. Thank you very much, Following Dr. him Roy. everywhere. Following his footsteps. I'd like to take a moment to introduce Chris Litt, President Health and Global Chief Customer, Reckitt. Thank you very much, Chris, for joining us. Gaurav Jain, Senior Vice President, South Asia of Reckitt. Thank you very much, Gaurav. Been a part of this journey with us. Shantanu Moitra, musician and composer, the man behind that fantastic song we just heard. Thank you very much, Shantanu da. Thank you. And Prasoon Joshi is a poet, a writer, lyricist, screenwriter, and CEO of McCann World Health. He's going to join us in just a short moment from now. I would like to start by asking you, Chris, what does Reckitt see as the most important contribution from an individual and from society, towards a healthy life? Well, simply put, I think we all have a role to play. At Reckitt, we have put purpose at the heart of what we do. Our purpose, the reason why we exist, is to protect, heal, and nurture in the relentless pursuit of a cleaner and healthier world. But we don't want to stop with a purpose. We are action-oriented. We want to see progress. So we have also declared that we are in a fight to provide access to high-quality health and nutrition, product and information for everyone, so that health and hygiene becomes a right, not a privilege, and that all of society can participate. So really, in a nutshell, I would say we all have a role to play. We want to do our part at Reckitt, but we know that we all have to come together as individuals, as companies, as governments and authorities, and all of us have a role to play to achieve our goal. Would you like to tell us about the vision? How do you do it? What's your idea? Well, basically, the partnership we have here exemplifies, I think, over years now, just how powerful it is when all stakeholders come together and we take responsibility and we take action. We've impacted 50 million lives, but we want to triple that ambition for next year. We want to impact many more lives, and we are in this fight for the long haul. In fact, until we can declare that everyone in society, globally and in India, has access to health and hygiene and wellness, we are not done. Gaurav, welcome. You've been a part of this campaign as much as anyone else. In fact, you have also led this campaign from the front. 8 years of the campaign, and obviously we couldn't have asked for a better partner. What keeps Reckitt so committed to this project? Many reasons, Sanket. But first of all, very excited to be on the 9th season. I don't know who could have thought we'll be here, and the progress that we've had over these 8 years, amazing. But many reasons why we are here. I think I would like to thank NDTV. We couldn't have asked for a better partner. And because it's a like-minded partnership. So I think that helps. Having the great man here, Mr. Bachchan, I think we couldn't have asked for more. And not because of his persona and personality, but I think more because of his commitment and because people listen to him. His message goes far and wide. It energizes us. I think my team,
Where is Ravi? Jyotsna, Soumya. I mean, these are people who put their heart. I can tell you they put their heart. We couldn't have done it without them. They energize us. And as Chris said, I think the deeper reason is our purpose, our fight. One of our ex-CEOs said, you can't do good till you do good. And it's an ethos. It's an ethos that we carry. We are also people, a company which are very energized by results. We are a very achievement-oriented kind of company. And when we see results, what our school program has achieved, what our Reach Each Child program has achieved, our diarrhea program, you get buoyed by that. I mean, obviously you don't do things which are not achieving anything. So that is amazing and that gets us back. Correct. What the governments are doing in India, I mean, I was amazed. I came here 5 years back. This is my 5th season. I'm a big skeptic by heart, but I think the amount of good work you see today, state governments, central governments, everybody is wanting to do is so amazing. I mean, Ravi goes to any government office and we say, this is our program, and you say, okay, how do you do it more? That's the attitude that we see. That energizes us. Our people energize us. Every one of our employees who joins this company goes through one of the modules of Banega Swachh India. They work in the field. It's also become a big differentiator of talent. What companies do for society and environment, I think over time is becoming one of the key differentiators of talent in the young population. That energizes us. So I think there are many, many reasons. And so that we are here for the long haul, and hopefully we can continue this for many more years. बच्चन साहब एक और बात बताते चलें, जैसे कि आपने इसका जिक्र भी किया था, the theme this time around, and we've seen how the themes have changed. Every season has a very specific target, a specific mission. From Swachh to Swasth, that switch that was made about 4 years ago, to today where the mission is Lakshya, a mission Sampoorn Swasthya Ka. So, I mean, how do you look at what is the, how do you achieve that goal? Sampoorn Swasth. Yeah, I just feel that every time you build a tagline, you're compelled almost to follow it to its completion. And it's very important to have formed that tagline and then make it, possible and plausible. I just feel that every year, I mean, thanks to NDTV and all of us that cooperate in this mission, it is important to keep drilling this thought into every mind in the country. Many a times, a lot of people look at us and say, "Do teen char baat karke aap log chale gaye, uske baad kuch hua nahi." But when you see results happening in front of you, that's when you realize that this mission is succeeding, and may it continue to succeed. But as I said, we have to keep pushing, we have to keep endeavoring to make sure that that tagline is lived up to. Would you like to tell us a little, Gaurav, about this mission? How does Reckitt propose to go about? Well, when we thought about it, Sanket, you were in the room, Doc was in the room when we discussed this as to how do we take this forward. And we started with basic hygiene. Season 1, hand washing, school program. We have come a long way. We've shifted to health. We've gone and done many other programs which impact, I mean, hygiene is obviously the base foundation of health, but then you do programs which have a bigger impact on health across. I mean, what we've achieved in Maharashtra with our infant mortality rate reduction program. I mean, we had 0 deaths because of malnutrition. Now it's going to 3 states. That, to us, is a big determinant of what good health can do. And I think when you read up the stats of what IMR, which is infant mortality rates in this country, and you see it by state, and you see how progress can happen through a reduction of overall health. So, I mean, what the government has started on Ayushman Bharat, it's transformative. Obviously, it will take its own time. In India, everything takes time to trickle down. But to have that 10 crore families to be under that scheme, the impact it can have, and you see around yourself. I mean, I think poverty, the circle of poverty, when health plays a huge role. I mean, imagine, and I've seen people, and I'm sure every one of us has seen, when people who are relatively poor, when they get into a sickness problem and their income levels drop, it is a vicious negative cycle. So insurance that the Ayushman Bharat scheme gives goes a long way in elevating their health. And
And I think through this program, I would say, and we were discussing it with Doc, that if we, or people who are the better off in society, if we can just say that we adopt 4 people or 5 people in our houses or our household, people who work for us, if we can just give them insurance. I mean, it costs nothing. I mean, it's about 2% of the cost of you insure. So instead of a Diwali mithai gift you give, if you can give an insurance, health insurance to people who need it, I think it can just add and boost the efforts of the government. But this whole thing of getting India to total health, not only, and moving on from continuing the work on hygiene, but doing work which makes the overall society healthy is going to be extremely important in the coming years. You know, in fact, Gaurav, I wanted to ask you a question on, and we have done this in the past also in previous seasons, of helping people understand, make economic sense of, their health. How remaining healthy has an economic sense, not just for individuals, but also the country. Would you like to tell us a little more about that? Well, I mean, there's 2 sides of the debate, and I keep on meeting people through this program of people who are experts, and Doc is the big economist who's the expert, as to what is the causality between economic growth or GDP and health and vice versa. And you can argue both ways that, okay, when economic growth happens, you have more hospitals, better sanitation, better facilities, and that leads to better health indicators. But the reverse, when you actually go into deep about it, and if you say infant mortality, which every country in the world takes as an indicator of health infrastructure. Because, infant mortality rates determine what is happening in that area on the health infrastructure, because it is about your mother, I mean the woman, how she has grown up on what health, and therefore the baby's health. Post the baby is born, what happens to nutrition, to mother's milk, the quality, access to healthcare. So infant mortality rate is a major indicator of what the overall health of a region or a state is. And when you see that across states, I mean, you see states which have a higher IMR, have a lower GDP per capita. But if you see, I mean, economically the theory is very simple, that if you have a lower IMR, you have a better workforce going forward. Better workforce means better productivity, healthier people work better, they earn more. When they earn more, they save more. And in the economic sense of it, savings is investment. So investment in the country increases, and that causes growth. So, I mean, there's clear, we believe very strongly that improving the health infrastructure and improving the overall health of this country will go a long way in becoming the number 3 economy in 10 years. Maybe we should do it in 8 or 7. I think it'll go a long way. And speaking of good health, and suppose even if you're recovering, the process of healing, music has a very important role to play, and that's where we have Shantanu Da with us. Would you like to tell us about this connection? I mean, we were just discussing off stage how it's not just a connection, it's complete destiny. Yeah. And I will answer this with a personal account of mine. I lost my father to COVID, and I was very angry. And I decided to do a journey down Ganga on a cycle for 3,000 kilometers. You can call it closure, it could call it whatever it was. But as I went along, I saw the music along this river and how mental health, how the relationship of the river, the people, the music. One image I'll never forget, a guy gets out a cycle next to a riverbank, just puts his mobile phone on and listens to some bhajan or something, and he quietly sits there. Who knows what he's gone through in his life? Who knows what he's coming out of? But music, I think, is an incredible healer. And actually, if you look at the statistics during these 2 years of COVID, there's been a phenomenal rise of consumption of music all across. So I think, yes, if you're talking about Swasth India, I think music plays a very important role when it comes to mental health care. Yeah. And that has to be said, the same has to be said about the anthem. Anthem comes from, it comes from a place of, and I think this is the first big thing is happening after lockdown. Correct. And I think both Prasoon, me, Javed, we put all our hearts out, and the children, saying that, hey, let's make this happen. It was not a great time those 2 years, and we don't want it back. Yeah.
And speaking of the anthem, let's speak to the person who penned that anthem. Prasoon Joshi is now with us. Prasoon, you know, as always, it was beautiful composition. We have collaborated for so many years now. Tell us what inspires you, what according to you is holistic health? देखिए, एंथम क्या होते हैं? एंथम जिसे आप एंथम कहते हैं, गीत कहते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? अगर आप हमारे देश का जो श्रुति की परंपरा है इसको देखें, तो जो ओरल ट्रेडिशन हमारे यहाँ का है, उसमें हमने हमेशा बहुत महत्व दिया है कि उसकी जो जिसे कहते हैं गेयता, संगीत क्या है, उसका रिदम क्या है, तो उससे हम लोग मीटर में चीज़ों को याद रखते हैं। पुरानी जो हमारी विजडम थी वो भी एक मीटर में और एक रिदम में लिखी जाती थी। बच्चों को कुछ सिखाना होता था तो उसे भी हमेशा एक रिदम में, एक मीटर में लिखा जाता है, ताकि वो गुनगुना कर, गा कर, एक रिदम में पढ़ के आपको एक रिमाइंडर रहे। तो एंथम्स आर और ऑल्सो रिमाइंडर, वो एक रिमाइंडर है, एक आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपने कमिट किया है कि हम इस देश को, और मंजिल अभी दूर है और हमें काम करते जाना है। बनेगा स्वच्छ इंडिया जब मैंने लिखा था, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हम हर साल इस मुहिम का हिस्सा बने। तो इस साल भी कारण यही था कि उसको आगे ले जाना है। और जब रैकेट में गौरव हैं उनके साथ, और NDTV में तारक जी के साथ मैं जुड़ा, उनके साथ, टीम के साथ पूरी काम करना शुरू किया, तो लगा कि इस वर्ष का जो थीम होना चाहिए वो लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक अपने सामने एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का, हम उसे लेकर आगे बढ़े। और एक शब्द कल 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 है, जो एक नदी के बहने का स्वर है, मुझे लगा कि उसे हम अगर लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी कई भाषाओं में भी है और वो कल का अर्थ आने वाला कल भी है, तो इसलिए मुझे लगा कि उस पर काम करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, ये बात बताने के लिए, समझाने के लिए, और इस एसोसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You know, the fact, Dr. Roy, that Prasoon Joshi has been at it right from the beginning. Right. You know, putting those thoughts in words has been a remarkable journey in itself. I just remember talking to him about 3-4 months ago, and straight away, just in that first conversation, Kal Kal came up, and then he made it into such a beautiful anthem. But I think what everybody is raised are such important points, and we should point out that during the course of this year, we will be going to chief ministers of every state and trying to get commitments from them publicly on air. For example, we want every state to double their expenditure on child health in 5 years. That means we're going to get a commitment from every state to spend 15% extra on child health every year. So after 5 years, we'll have doubled our expenditure on child health. And the second thing, which we did a very moving program with ASHA workers, really inspired a lot of people. We want to increase ASHA workers from 1 million to 5 million. So every state has to contribute by increasing the number of ASHA workers by 50% every year. And it's a low base. So increase the numbers and increase their salary. Correct. These are the two areas we're going to get commitments from state governments to do. Correct. And speaking of ASHA workers, let's now cut across live to my colleague Harsha Kumari Singh. She's in Jaipur. She's standing by with a group of ASHA workers, and these women who truly are India's unsung health heroes. We remember doing a program also honoring these ASHA workers. Harsha, it's over to you. Thank you very much. I'm here in a place called Harsoli, which is a little away from Jaipur. And I have with me ASHA workers. And like you were saying, they are the building blocks. They are the first primary blocks where people can actually access healthcare, especially in rural areas. Let me talk to them about their work. Pehle to welcome to this program. Namaste. अच्छा, अब आप बताइए कि जो आपका काम होता है, आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है उसमें? जैसे आपने बताया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी,
बट अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करेंगे तो उसके पहले सबसे बड़ा सवाल है कि कच्ची उम्र में बच्चों को शादी नहीं करनी चाहिए, और ये पहले प्रथा थी राजस्थान में. आई मस्ट टेल यू दैट इज चेंजिंग नाउ, बट टू stop girls from going in for underage marriage, which then affects maternal health and infant health, the ASHA workers have played a seminal role. So over to them. आपका नाम बताइए. मेरा नाम निर्मला शर्मा है. मैं हरसोली फर्स्ट आंगनबाड़ी केंद्र पे काम करती हूँ. हमारी पीएससी हरसोली है. तो इसके बारे में बताइए कि आप क्या लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई कच्ची उम्र में बच्चों की शादी नहीं कराइए, और कच्ची उम्र में शादी कराने से क्या हानि होती है? हाँ, हम जैसे 10 घरों का विजिट करते हैं तो हम जैसे घर पे जाते हैं सबको बताते, पहले ये सब होता था. आजकल जैसे हम काम कर रहे हैं उसके बाद में ये सब नहीं हो रहा है. हम कह रहे हैं सब लोगों को से यही प्रेरणा दे रहे हैं, भाई 18 साल की लड़की हो उसके बाद में आप शादी कीजिए. अगर कच्ची उम्र में शादी करेंगी तो वो जल्दी जैसे वो गर्भवती हो जाएगी, और गर्भवती होगी फिर वो जब बच्चा कमजोर होगा और फिर वो जल्दी बीमारियां उनकी ज्यादा से ज्यादा बीमारियां होने लग जाएंगी. आपका नाम बताइए. और अनीमिया जो है, खून की कमी जो होती है महिलाओं में, ये भी एक रीजन है कि जैसे अगर कच्ची उम्र में शादी कर दे या बच्चा जल्दी हो, तो इसके बारे में क्या आप बताते हैं लोगों को? मेरा नाम लक्ष्मी मीणा है और मैं हरसोली 3rd से हूँ. और मैं जो हम जाते हैं जो एनीमिया की जो भी मेरे को मिलते हैं, जो इसके एनीमिया जो कहीं बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है महिला, तो वो आगे जाके उसको चक्कर वगैरह आने लगे, वो बहुत ही गंभीर हालत में हो जाएगी. तो वो उसको भी एक खतरा ही होता है एनीमिया से. जैसे कि बच्चा पैदा होगा और बच्चे से वजह से एनीमिया की कमी होगी तो आगे वो बार बार माँ बनेगी तो उसको हानिकारक हो सकती है. हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य. तो आपको क्या लगता है कि जब हम ग्रामीण इलाके में आते हैं तो महिलाओं के लिए या वैसे भी बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए 3 सबसे बड़े क्या मापदंड होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए जो लोग फॉलो करें? मेरा नाम गीता देवी, आंगनबाड़ी हरसोली 4th पीएससी हरसोली से हूँ. इसमें सबसे पहला हमारा ये है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए. अगर बाल विवाह हो जाएगा तो उसमें माँ और वो जल्दी गर्भवती होएगी और उसको अनेक बीमारियों से गुजरना पड़ेगा और उसका बच्चा भी कमज़ोर और कम वजन का होगा. जी, बहुत सही. I also have a nurse with me who is the A&M here. So she is a little senior to the ASHA workers. आप मेडिकली ट्रेंड हैं और आप जैसे ये बता रही थी ये तो कम्युनिटी आउटरीच में जाती है, लेकिन जो अनीमिया है, बहुत ज़्यादा खून की कमी की जो प्रॉब्लम है, वो कितना आप देखते हैं खासकर ग्रामीण महिलाओं में? हम ग्रामीण महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएं जो हमारे पास आती है उनकी HB की जांच करते हैं. और HB जिनका इस तरह HB का 7 ग्राम से कम HB होता है, उन महिलाओं को हम हाई रिस्क से PSC पे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करते हैं उनको. और अगर 10 ग्राम से कम 11 ग्राम से कम होता है तो उनको यहाँ पे PSC पे आयरन सुक्रोज की व्यवस्था है. कितनी प्रतिशत आपको मिलती है जिनमें अनीमिया होता है? जिनमें 100 में से ज़्यादा 7 ग्राम कम वाली तो 2-3 महिलाएं मिलती हैं. बाकी 11 ग्राम से कम वाली तो ज़्यादातर 30-35 मान लो होती है. ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर खाने पीने में ध्यान नहीं दे पाती है, पर उसके लिए अभी जो हमारी जो आशा सहयोगिनियाँ काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम करती है. खाने पीने में ध्यान देने के लिए सब चीज़ ये लोग सर्वे में समझाते हैं उनको. तो और ये अभी जो राजस्थान सरकार चला रही है एनीमिया मुक्त राजस्थान, तो इसमें भी हम किशोरी बालिकाओं को स्कूल में दवाई टेबलेट का वितरण करते हैं. और 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको आयरन सिरप पिलाते हैं. तो जब शुरू से ही आयरन की पूर्ति होने लगी है तो अब ये प्रतिशत कम होने लगा है, उतना नहीं है पहले जितना. अभी मेरे यहाँ की एरिया में तो अच्छी आती है गर्भवती महिलाएं. इसका मतलब आप स्वास्थ्य के साथ साथ मेडिकल आउटरीच के साथ साथ आप समाज में जो कुरीतियां हैं उसको भी आप चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तभी तो स्वास्थ्य हमारा सही होगा. हाँ मैम, कुरीतियां तो क्या है, पहले था अंधविश्वास लोगों में, अभी कुछ नहीं है ऐसा. सब ध्यान देती हैं. वो पहले सास बहुओं में जो होते हैं, आजकल ये सास बहू का भी प्रोग्राम चला रखा है. घूंघट प्रथा भी नहीं है. सब मेरा यही ससुराल है, वैसे कोई बाहर की नहीं हूँ मैं. और आराम से अपने गांव के लोगों के साथ आराम से रहती हूँ. ऐसा नहीं कि सब लोग मतलब भरपूर भोजन भी करते हैं ना, ऐसा नहीं कि दूसरों पहले आदमी लोग को खिलाओ फिर खुद खाओ. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये नहीं है मैम, अब नहीं, ये पहले था, फिलहाल नहीं है. अब तो जैसे वो में सास ससुर साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब अच्छी तरह से रहते हैं. पहले उनका ध्यान रखते हैं. आजकल पहले गर्भवती महिला को खाना खिलाएंगे, उनको दूध पिलाएंगे, फिर बाद में. हाँ, So just that we wanted to focus since they are जी
Yes, please, Mr. Bachchan, go ahead. जी. ये जो लाल दुपट्टा ओढ़े हुए हैं ये महिला, जब ये बात कर रही थी तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि जब एक माँ गर्भवती हो जाती है और अगर वो उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगी, जो बच्चा जो पैदा होगा वो कमज़ोर पैदा होगा। ये इनको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? क्या ये मुहिम की वजह से मिला या इनको पहले से ज्ञान था? अगर पहले से ज्ञान था तो इन्होंने अपने साथियों को क्यों नहीं कहा? और अगर कहा है तो सब मिलजुल करके इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए। आपने सुना वो क्या कह रहे थे कि आपको ये जो बच्चे के बारे में है कि महिला अगर अपना ध्यान रखेगी तो बच्चे के का स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ये ज्ञान आपको कैसे मिला? जब आप इस मुहिम से जुड़ी तब मिला या आपको पहले से मालूम था? और आप मैं जैसे हम जुड़े हैं ना इसी जैसे काम के जुड़े हैं आशा का जैसे काम करने के, उसके बाद में हमें ये पता चला, हमारी मीटिंग ही होती है, हमें बार बार बताया गया है कि हमें आशा को इसीलिए लगाया गया है कि जैसे शिशु मृत्यु दर में और माता की जैसे बहुत ज्यादा माताएं की मृत्यु हो जाती थी, बच्चे की हो जाती, इसीलिए हमें लगाया गया है आशाओं को। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। ये जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुई थी, इन्होंने अभी कहा, देखिए हमारे देश में एक बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है कि बहू जो है वो पहले सास ससुर को खिलाएगी, फिर दूसरों के खिलाएगी और अंत में जा कर के वो खड़ी रहती, तब जा कर के वो खाना खाती है। कई बार ऐसा होता है कि गरीबी की वजह से उसके पास खाने को बहुत कम मिलता है और मान लीजिए कि वो गर्भवती हो जाती है, तो क्या ये प्रथा सही है या नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि सबको एक साथ मिल करके अपना भोजन करना चाहिए और जो पुरानी प्रथाएं हैं इनको भूल जाना चाहिए। क्या ये प्रथा सही है कि नहीं और सबको एक साथ मिलके भोजन करना चाहिए? सर सही है ये प्रथा, सबको एक साथ ही भोजन करना चाहिए मिलके। पहले क्या होता था? पहले तो होता था ऐसा कि भाई बहू लास्ट में खाना खाती थी, उसको कम मिलता था, गरीबी भी हमारे देश में खूब थी। पर अभी तो सरकार भी खूब चला रही है इनके लिए, पोषण के लिए भी इनको पैसे देती है सरकार गर्भवती महिलाओं को, तो इनसे अच्छा स्वास्थ्य है इनका। अभी ऐसी प्रथा नहीं है, सब साथ मिलके खाना खाते हैं और गर्भवती महिला का ध्यान भी खूब रखते हैं, पहले जैसा नहीं है अब। ये एक बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है। द ब्राइड waits for the rest of the family to eat and just stands there, and many a times, and I've had occasion to meet a few of these women. They say that by the time we've fed the entire family, there's very little left for me. And she doesn't mind it because there's this old custom of in Indian families. But their health suffers. And their health suffers. And how are they going to be producing kids if their own health is not good? अमेजिंग। मैं स्वागत करना चाहता हूँ हर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये एक्नॉलेज करनी पड़ेगी और सब लोगों को बतानी भी पड़ेगी दैट मिस्टर गडकरी pays a great amount of attention to his own health, because पहले खुद स्वस्थ होंगे तब आप स्वस्थ या स्वास्थ्य का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। So would you like to tell us about your own journey, Mr. Gadkari? मेरा कोविड के समय, जब मुझे 2 बार कोविड हुआ, तो कोविड के समय मुझे एक डॉक्टर ने एक्सरसाइज सिखाई प्राणायाम की, और मैं तब से नियमित रूप से 1 घंटा प्राणायाम भी करता हूं और एक्सरसाइज भी करता हूं। तो मुझे इतना फर्क पड़ा, मेरी इम्यूनिटी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, निश्चित रूप से कि मैं कल रात को ये देवी के उत्सव के लिए मैं घूम रहा था, 8 बजे निकला, रात को 12 बजे वापस आया। मैं कम से कम 22 जगह पे गया था। तो पहले जाता था तो थक जाता था, और मैं व्यायाम के कारण, प्राणायाम के कारण मेरा बहुत अच्छा स्वास्थ्य में सुधार हुआ, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी लेवल बढ़ी, और मुझे थकावट नहीं आती, मैं कहीं थकता नहीं हूँ, और आजकल कोई चलते समय मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। और ये मुझे नियमित व्यायाम के रूप में ये मुझे इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और मैं काफी लोगों को उसके बारे में बताते रहता हूँ कि आप भी ये करिए। और मुझे जो व्यायाम सिखाया है वो बेचारी डॉक्टर थी एलेना करके, उन्होंने कुछ छोड़ो फुगाना 10 बार, वो यूट्यूब पर है, तो काफी लोग उसका अनुकरण करते हैं और मुझे बताते कि उसका फायदा हो रहा है। तो ये छोटे छोटे चीजों से अपने जीवन को बदल सकता है, और इसलिए पहली प्रायोरिटी हेल्थ को देनी चाहिए।
अभी मैं मेरे बच्चों को और मेरे मित्रों को कहता हूं कि पहली प्रायोरिटी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी से अपनी वेल्थ को दो, और फिर उसके बाद आपको जो भी काम करना है वो काम करने के लिए अपनी एनर्जी पूरी खर्चा करो। इससे निश्चित रूप से समाज के लिए और आपको व्यक्तिगत रूप से भी इसका बहुत फायदा होगा। नितिन जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं। अभी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और बहुत सारी यही स्वास्थ्य को लेकर के बातें हुई थी, और आपने बताया किस तरह आपने अपने वजन को बहुत भारी तादाद में कम किया। आपने हमसे कहा था कि ये जो आप व्यायाम कर रहे हैं उसके बारे में सूची जो है वो बना करके हमको भेजेंगे, अभी तक आपने भेजा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। बिल्कुल, मैं जरूर भेजूंगा। और विशेष रूप से और एक अच्छी बात हुई जो पिछले बार मैंने आपको कार्यक्रम में बताई थी कि मेरे खेती में ऑर्गेनिक सब्जियां होने लगी। तो मैं जनरली अब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को अवॉइड करके घर में ऑर्गेनिक सब्जियां यूज करने के ऊपर और फूड ग्रेन भी ऑर्गेनिक का आग्रह रखता हूं। वैसे मैं फूडी था बहुत, तो अभी मैंने उसमें 135 किलो मेरा वजन था अमिताभ जी, अब मैं 90 किलो पर आया हूँ, 45 किलो का फर्क पड़ा है। तो उससे ज्यादा फिटनेस अच्छा हुआ है। और वो मैं अभी पहले 40 मिनट अगर भाषण करता था तो थक जाता था, पसीना छूटता था। अगर मैं अब 1.5 घंटा भी बोलूं तो भी मैं थकता नहीं हूँ। तो चलने में, बोलने में, सब जगह में मुझे बहुत फायदा हुआ है। एक केवल कमी रही है जो मैं दूर नहीं कर पाया कि रात का भोजन 8 बजे 7 बजे के पहले करना चाहिए। तो मेरा 10 साढ़े 10 लेट होता है, क्योंकि रात को कहीं किसी के यहाँ खाना खाना या बाहर जाना, तो कभी कभी उसके कारण वो एक नियमित रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। पर बाकी सुबह का नाश्ता समय पे होता है और दोपहर का भोजन भी मैंने समय 1:30 से 2 तक का वो भी कर लिया है। तो ये नियमितता से मुझे कोई दवाई की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छा फायदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी। Gadkari sir, this is Pranoy Roy. Can I ask you a question, sir? Everybody says that perhaps the most performing ministry has been Ministry of Roads and the amount of highways you've created. But you've been talking about doing that with sustainability, zero wastage. And I've seen some of the projects that you've done with quite innovative new ideas. Apart from losing weight yourself and getting much fitter, you're making the country fitter as well. Tell us some of the ideas about zero wastage. प्रणव जी, आपने मुझे प्रश्न पूछा इसलिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको फोन करके इसका एम्बेसडर का बनने के लिए अनुरोध करने वाला था। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मुझे आपसे और एनडीटीवी से आप जरूर ये करिए कि मेरे पास अभी हाइड्रोजन पे चलने वाली कार है जिसका पोल्यूशन नहीं है, वो जिसका नाम है मिराई, टोयोटो कंपनी की है। और अभी ऐसा है कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। एक कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से या विशेष रूप से ऑर्गेनिक वेस्ट जो कचरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन का होता है उससे तैयार होता है वो मीथेन से, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज 2 अक्टूबर है, अगर हमारे देश में सभी नगर पालिका और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास सीवेज वाटर होता है और उसी को इसमें हाइड्रोजन तैयार करने में 70% कॉस्ट पावर की है, तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करने के लिए हमको रूफटॉप लगता है। तो रूफटॉप पर सोलर लगाना, जहाँ सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक और ऑर्गेनिक वेस्ट निकालेंगे, और वो पावर का यूज पानी फुकट में, और सोलर पावर 2 रुपए 40 पैसे अगर पड़ेगी, उससे हम $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकेंगे। और इलेक्ट्रोलाइजर अब 1 करोड़ सवा करोड़ का मैंने फैक्ट्री को लॉन्च किया। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर 1 कंट्री है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर तैयार कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइजर मिलेगा और इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट मेरे घर पर आया है, किर्लोस्कर ने बना के दिया, मैंने आग्रह किया, तो डीजल की जरूरत नहीं, वो भी ग्रीन फ्यूल है, वो 60 रुपए लीटर है और डीजल 110 रुपए। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन 1 किलो में 450 किलोमीटर गाड़ियां चलेगी। और अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इस देश को 40% पोल्यूशन करने का काम हम करते हैं पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल के कारण। और अभी इथेनॉल की गाड़ियां, फ्लेक्स इंजन आ गए, स्कूटर आ रही, ऑटो रिक्शा आ रही। मैं अभी 11 तारीख को इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन पर 100% गाड़ी चलेगी और उसके कारण
वो कैमरी करके गाड़ी है अपने टोयोटो की, तो वही सेम गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलेगी, जो शुगर के जूस से निकलेगा और 40% बिजली तैयार करेगा। अगर हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की और गांव में हमारे किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता, हर जगह कुआं है, पानी है, एक गोडाउन के केवल रूफटॉप सोलर लगाना है, तो वही आपका गैस स्टेशन बन जाएगा। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है और इससे जो ग्रीन इन्वायरमेंट तैयार होगा और देश का पोल्यूशन खत्म होगा, हमारा इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का वो भी कम होगा। और हाइड्रोजन ये हमारा फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर रेलवे हाइड्रोजन पर चली, हमारे हवाई जहाज चलेंगे, हमारी फैक्ट्री चलेंगी और हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे। तो आप ये करिए, इसको आपका कार्यक्रम तो अच्छा ही है, पर अगर वेस्ट में वैल्यू क्रिएट हो जाएगी तो सब लोग दौड़ेंगे वेस्ट के पीछे, उसके लिए कंपटीशन होगी, तो मुझे लगता है प्रदूषण की समस्या नहीं रहेगी। जरूर आप इसमें कुछ करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। Right. That's a valuable suggestion. Yes, definitely. Definitely think about this campaign. और अभी आप दिल्ली आएंगे तो अमिताभ जी और आप आइए, मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली कार है जी, इतनी कंफर्टेबल और अच्छी कार है कि मैं आपको जरूर चक्कर दिलाऊंगा, आपको इतनी पसंद आएगी, इससे अच्छी कोई कार नहीं हो सकती, इतनी अच्छी कार। उसमें 6 सीट बेल्ट हैं कि नहीं गडकरी जी? और 6 एयरबैग? हाँ जी 6 एयरबैग का हो गया। हाँ। अभी हमने केवल पब्लिक के ऑब्जेक्शन के लिए रखा हुआ है, तुरंत उसका ऑर्डर निकल जाएगा। हाँ। और 6 एयरबैग इकोनॉमिक मॉडल में भी रहेगी। और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में, मुझे पता है आप जैसे स्वच्छता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसे रोड सेफ्टी भी बहुत बड़ी बात है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और बीच में भी साइरस मिस्त्री का भी दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ है। तो आप इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ये स्वीकार करूंगा कि इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली। अभी अमिताभ जी भी हमारे इस काम में जुड़े हैं और वो भी हमको मदद करने वाले हैं। तो एक दुर्भाग्य से ये मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% लोग हैं, और ये बहुत ही वेदनादायक है। ये एक्सीडेंट्स हमारे वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है, इसको कैसे कम करें, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से अगर इसमें कामयाब होंगे तो ये भी देश के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए आपको एक बार ये जो एंथम है, दिस एंथम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, लेट्स प्ले दैट वन मोर टाइम। सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे, नहीं थमेंगे नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है, मंजिल पाके रहेंगे। लक्ष्य से आंख मिलाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे, कोई न पीछे रह पाए, हम वो संसार बनाएंगे, मिलकर पतवार